Hi students, welcome back to the YouTube channel Brilliant Minds and Educational Hub. So today we are going to start with the topic towards civil disobedience. ठीक है. So पिछले टॉपिक्स में पिछले वीडियोस में मैं आपको प्लांटेशन सिस्टम एंड गुडेम हिल्स और बाबा रामचंद्र का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुकी हूँ और आज हम शुरू करेंगे टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक. In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. So February में 1922 डेट मार्क करो 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट. सो यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करेंगे. सो क्या हुआ था इस दिन? ये हुआ था, ये पिक्चर देखो, चौरी चौरा 1922, जिसमें आपके 22 पुलिस वाले जो 22 पुलिस ऑफिशियल्स थे ब्रिटिशर्स के, उनको मार दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था पुलिस स्टेशन में. और जैसे ही महात्मा गांधी जी को इस चीज की न्यूज मिलती है सो वो क्या करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करवा देते हैं. ही फेल्ट द मूवमेंट वाज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस. सो उनको क्या लगा कि ये जो मूवमेंट है इसने कौन सा फॉर्म ले लिया है, ये वायलेंट फॉर्म में आ गया है कई जगहों पर. ठीक है. सो महात्मा गांधी जी की ना एक पॉलिसी हुआ करती थी. क्या पॉलिसी हुआ करती थी? वेन एवर द मूवमेंट टर्न वायलेंट तो वो उस मूवमेंट को ऑलवेज विड्रॉ करवा देते थे. Okay, and Satyagrahis needed to be properly trained before they would be ready for mass struggle. और सत्याग्रहियों को जरूरत थी, क्या जरूरत थी कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले कि बहुत बड़े मास स्ट्रगल को हम लोग कैसे लीड करें. जो इतना बड़ा पोजीशन हम लेके चल रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ लेके चल रहे हैं एक मूवमेंट को चलाने के लिए, तो उस भीड़ को कैसे मूव करना है. ठीक है, क्योंकि उसमें चांसेस रहते हैं वायलेंट होने के. So within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggles. अब देखो, कांग्रेस के अंदर ही कुछ आपके ऐसे लीडर्स थे जो भी इस मास स्ट्रगल से, जो इस संघर्ष से थक चुके थे and wanted to participate in elections to the provincial councils. और क्या चाहते थे? And wanted to participate in elections. Elections में participate करना चाहते थे. कौन से elections में? Provincial councils के. That had been set up by the, और इन इलेक्शंस को कौन आपका लीड करवाता था, कौन सेट करवाता था? वो है आपके, कौन ऑर्गेनाइज करवाता था? बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर हम प्रोविंशियल काउंसिल्स के इलेक्शंस को पार्टिसिपेट करवाते थे. ठीक है, ऑर्गेनाइज करवाते थे, सॉरी. They felt that it was important to oppose. उनका मानना था कि ये बहुत जरूरी है कि हम लोग ब्रिटिश पॉलिसीज को अपोज करें. देखो, अब जो कुछ लीडर्स, अब वो कुछ लीडर्स आपके सामने आगे नाम बताऊंगी कौन से, जैसे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू. इनका मानना ये था कि हम कांग्रेस, जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं, इनको अपोज कैसे कर सकते हैं? काउंसिल में रह के, काउंसिल से अलग होकर हम नहीं कर सकते. तो इनका मानना था कि हमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मेंबर बनना चाहिए काउंसिल्स का, और अंदर रह के हमें ब्रिटिश की पॉलिसीज को अपोज करना है. They felt that it was important to oppose British policies within the councils, argue for reform. हम लोग argue कर सकते हैं, भी बहस कर सकते हैं रिफॉर्म के लिए, and also demonstrate that these councils were not truly democratic. क्यों? और ये भी बोल सकते हैं कि ये जो काउंसिल्स हैं, जो ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई काउंसिल्स हैं, वो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक नहीं है. तो ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? काउंसिल में रहकर होगा, बाहर निकल जाओगे तो कुछ नहीं होगा. ये कहना था किसका? कुछ लीडर्स का, जो कांग्रेस के. सो सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म दी स्वराज पार्टी. मार्क द नेम, लिख लो, साइड पे लिखो, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने स्वराज पार्टी को फॉर्म किया था कांग्रेस में ही. ठीक है. क्यों? वाई? टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स. मीन्स इनका मानना था कि काउंसिल में रहते हुए ही हम पॉलिटिक्स की अच्छी तरह से ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को अपोज कर सकते हैं. क्लियर? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको. तो ये नाम याद रखो कि स्वराज पार्टी किसने फॉर्म की थी. एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन है, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू. ओके, नेक्स्ट. But younger leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose pressed for more radical mass agitation and for full independence.
एक तरफ तो स्वराज पार्टी बन रही है, दूसरी तरफ आपके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा एक बड़े लेवल पे मास एजिटेशन की तैयारी कर रहे हैं फॉर फुल इंडिपेंडेंस। डिमांड क्या है, पूरी तरह से आजादी चाहिए। ओके ना, इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट, अब ये डिबेट चल रहा है, एंड डाइसेशन टू फैक्टर्स अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स द लेट 1920s। देखो एक तरफ क्या हो गया, एक तरफ स्वराज पार्टी बन गई बाय CR दास और मोतीलाल नेहरू, दूसरी तरफ आपके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस है। ये दो तरह के आपके फैक्टर्स है जो इंडियन पॉलिटिक्स को एक नई शेप दे रहे हैं। ये टाइम पीरियड रहा आपका 1920s का। देखो द फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड, एक तो इस पीरियड में क्या चल रहा है, इस टेन्योर में आपका वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन, एग्रीकल्चर, अब क्या हुआ इसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्राइसेस बिगेन टू फॉल, और एग्रीकल्चर चीजों के जो दाम थे वो गिरने शुरू हो गए थे 1926 से, एंड वो कोलैप्स कर गए थे 1930 के बाद। एज द डिमांड फॉर एग्रीकल्चरल गुड्स, जैसे जैसे एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड कम हुई, एक्सपोर्ट भी आपका कम हो गया। पीजेंट्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर हार्वेस्ट, अब जो किसानों ने कल्टीवेशन की हुई है, जो उनकी फसल थी वो उसको बेच नहीं पा रहे थे, अब वो अपनी फसलों को बेचेंगे नहीं तो वो रेवेन्यू कैसे पे करेंगे, वो भी रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब बाय 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल, अब ज्यादा क्या हुआ, अब उथल पुथल फिर शुरू हो जाती है आपकी। ठीक है, देखो उथल पुथल में क्या होता है, एंगेज द बैकग्राउंड, अब ये सब चीजें तो चल रही हैं यहाँ पे, कौन सी चीजें चल रही हैं, ये वाली CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी बना ली, और जवाहरलाल नेहरू ने और सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पे मास एजिटेशन की तैयारी कर रहे हैं। इधर तीसरी तरफ आपके एग्रीकल्चर प्राइसेस फॉल कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, एंड पीजेंट्स वर नॉट एबल टू पे देयर रेवेन्यूज। अब एक साइड तो ये हो रहा है, अब ब्रिटेन में क्या हो रहा है ये देखो। Against this background, the new Tory government in ब्रिटेन में आपकी एक टॉरी गवर्नमेंट होती है जो क्या करती है, एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाती है अंडर सर जॉन साइमन। किसके अंडर, सर जॉन साइमन के अंदर। ठीक है, कमीशन बनती है ये, सेटअप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, मतलब जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हमारे यहाँ पे चल रहे थे उसके खिलाफ यहाँ पे टॉरी गवर्नमेंट जो थी ब्रिटेन की, उसने एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनाई थी, एंड उनके चेयरमैन थे आपके सर जॉन साइमन। सो द कमीशन वॉज टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। क्यों फ्रेम की गई थी, ये इसलिए फ्रेम की गई थी ताकि ये जो कमीशन है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के काम को देखे, और जहां पे उसे लगे कि हमें चेंजेस करने की जरूरत है तो वहां पे चेंजेस भी कर सकता है। द प्रॉब्लम वॉज दैट, अब इसमें प्रॉब्लम क्या था, कमीशन का प्रॉब्लम था, दे डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, दे वर ऑल ब्रिटिशर्स। अब देखो भाई, अगर ब्रिटिशर्स ही मेंबर होंगे तो वो हमारी लोकल प्रॉब्लम्स को कैसे समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे ना। तो यही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इस कमीशन का कि यहाँ पे कोई भी इंडियन नहीं था। When the Simon Commission arrived in India, जैसे ही साइमन कमीशन इंडिया में आते हैं 1928, डेट मार्क करो, साइमन कमीशन इंडिया में कब आए थे, 1928, एंड इसके लीडर कौन थे आपके, सर जॉन साइमन। इट वॉज ग्रेटेड विद द स्लोगन, जैसे ही वो इंडिया में कदम रखते हैं, क्या स्लोगन दिया गया था इंडियंस के थ्रू, गो बैक साइमन। ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस, जिसमें आपके कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, उन्होंने इस डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब कौन से डेमोन्स्ट्रेशन में, सर जॉन साइमन के वापस भेजने के डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्टिसिपेट किया, इन एन एफर्ट टू विन देम ओवर, और उनको जीतने के लिए वाइसराय लॉर्ड आयरविन अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929 एक वेग ऑफर। ठीक है, सो अब ये सब हो रहा है यहाँ पे। सो इन सब को तसल्ली देने के लिए तो लॉर्ड आयरविन जो है अक्टूबर 1929 में एक वेग ऑफर जो है डोमिनियन स्टेटस का, उसको अनाउंस करते हैं इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर, एंड एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं ताकि वो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बात कर सके। सो दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स। ठीक है, इस चीज ने भी कांग्रेस लीडर्स को सेटिस्फाई
नहीं किया। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें आपकी काफी मैंने पॉइंट्स मार्क करवा दिए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। सो लॉर्ड आयरविन अनाउंस करते हैं अक्टूबर 1929 में एक वेग ऑफर डोमिनियन स्टेटस को लेकर इंडिया के। इस समय भी जो आपके कांग्रेस लीडर्स थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू। आपको पता होगा कि हमारी जो कांग्रेस थी वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, दैट इज कॉल्ड द लिबरल्स एंड द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट, है ना। तो हम यहाँ पे रेडिकल्स की बात कर रहे हैं, लिबरल्स की बात कर रहे हैं। जो रेडिकल्स थे कांग्रेस की, जिसे कौन चला रहे थे आपके जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, became more assertive. Liberals and moderates who were proposing a constitutional system, ये क्या कह रहे हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को प्रपोज कर रहे हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन। अब नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को लाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम होगा वो किसके रहेगा, अंडर ब्रिटिश डोमिनियन के। ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंस, जो कहीं ना कहीं अपना इन्फ्लुएंस खो चुका है। दिसंबर 1929 में अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। देखो 1929 डेट्स लिखते जाओ भाई साथ साथ में, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन डेट बेस बन सकते हैं आपके। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ, किसकी प्रेसिडेंसी चल रही है यहाँ पे, कौन लीड कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू जी लीड कर रहे हैं। क्या, द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज, जो लाहौर कांग्रेस है वो किस चीज की डिमांड करते हैं, पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस, किसके लिए, फॉर इंडिया। It was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day. So first पूर्ण स्वराज की डेट क्या है आपकी, 26 जनवरी 1930। सो इसको हमने क्या सेलिब्रेट किया था, इंडिपेंडेंस डे। व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेज, जहां पे लोगों को शपथ लेनी थी, टू स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि हम लोग पूर्ण आजादी के लिए संघर्ष करेंगे। बट द सेलिब्रेशन अट्रैक्टेड वेरी लिटिल अटेंशन, लेकिन इस सेलिब्रेशन ने कुछ ज्यादा काम नहीं किया। अमंग द कॉमन पीपल वो ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होते हैं। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ। ठीक है, देखो ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, आजादी मिली नहीं थी बट हमने सोच लिया, है ना। तो जो ये आपके थे ना नेहरू जी ने ये बोल दिया था, फॉर्मलाइज कर दिया था लाहौर कांग्रेस के साथ साथ कि भाई हम 26 जनवरी 1930 को फुल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। लेकिन एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया था, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, जिससे जो लोग थे वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो गांधी जी कहते हैं ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, हमें एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, आजादी के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को रोजमर्रा के जो इश्यूज हैं उनके साथ एक कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप इस टॉपिक में काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। इस वाले टॉपिक में से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहेंगे। सो वो मैं आपको दोबारा से एक रिकॉल करवा देती हूँ। 1922 महात्मा गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया ड्यू टू दी चौरी चौरा इंसिडेंट। अब कांग्रेस के अंदर ही कुछ लीडर्स क्या करना चाह रहे थे, they wanted to participate in the elections to the provincial councils had been set up by the Government of India Act of 1919। ठीक है, ये याद रखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 47, 1919 एंड नन ऑफ दीज, कुछ भी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग को चलाते हुए चलना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन, जब भी आप एक एक लाइन को पढ़ते हो ना तो आप ये देखा करो कि कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन किस फॉर्म में आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या था हमारा, CR दास और मोतीलाल नेहरू फॉर्म दी स्वराज पार्टी। ठीक है, उसके बाद आपके यंग लीडर्स जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी क्या कर रहे हैं, दे वर प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशंस फॉर फुल इंडिपेंडेंस। ठीक है, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगिन टू फॉल, 1926 कोलैप्स कर जाते हैं। देन ये सब यहाँ पे चल रहा है इंडिया में। उसी के पैरेलली, उसी के कंटेम्पररी ब्रिटेन में क्या चल रहा है, ब्रिटेन में टॉरी गवर्नमेंट ने एक स्टैट्यूटरी कमीशन को बना दिया है, जैसे कि किसके अंडर, सर जॉन साइमन। बट यहाँ पे हमारे लीडर्स खुश नहीं थे। क्यों खुश नहीं थे,
बिकॉज वहां पे कोई भी इस कमीशन में कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे ब्रिटिशर्स थे। एंड जैसे ही साइमन कमीशन इंडिया आते हैं 1928 में क्या स्लोगन दिया जाता है, गो बैक साइमन। सो इसी के चलते हमारे लीडर्स को सेटिस्फाई करने के लिए लॉर्ड आयरन एक आपका वेग ऑफर बनाते हैं डोमिनियन स्टेटस को लेकर, जो कब अनाउंस हुआ था, अक्टूबर 1929, ठीक है। सो ये एक अनस्पेसिफाइड फ्यूचर था, लेकिन सेम कांग्रेस लीडर्स जो थे वो इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, दे वर नॉट हैप्पी। सो यहाँ पे इस पोर्शन में आपका इंपॉर्टेंट क्या है, 26 जनवरी 1930 क्या माना गया था इस दिन को, पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, लेकिन फेल्ड, ज्यादा लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुए। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है जिसे हमें रोजमर्रा के इश्यूज के साथ जोड़ना होगा। ओके, सो देखो अब यहाँ पे क्या है, पिक्चर वर्क देख लेते हैं थोड़ा सा। एक ये पॉइंट देखो, Lala Lajpat Rai was assaulted by the British police during a peaceful demonstration against the Simon Commission। देखो लाला लाजपत राय जी को काफी ब्रुटली उनको मारा गया था, कब, जब ये सब मिलकर साइमन कमीशन के खिलाफ धरने पर खड़े थे, ठीक है। He succumbed to injuries that were inflicted on him during the demonstration। So इसी दौरान जब यहाँ पे इनको ब्रुटली असॉल्ट किया गया था तो इसी दौरान इनकी यहाँ पे डेथ भी हो जाती है, ठीक है, वो अलग बात है। बाकी का बैकग्राउंड में क्या हुआ था वो आगे आने वाली क्लासेस में आप पढ़ लोगे। नाउ ये देखो, ये वाली पिक्चर, मीटिंग ऑफ कांग्रेस लीडर्स एट इलाहाबाद 1931। यहाँ पे क्या हो रही है, कांग्रेस लीडर्स की मीटिंग होती है, कहाँ पे, जगह देख लो, इलाहाबाद, ठीक है, 1931 में। अपार्ट फ्रॉम महात्मा गांधी के अलावा आप यहाँ पे देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल एक्सट्रीम लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट में बैठे हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू एक्सट्रीम राइट, बिल्कुल राइट में बैठे हुए हैं, ये देखो ये पिक्चर्स हैं। एंड सुभाष चंद्र बोस फिफ्थ फ्रॉम राइट से आप फिफ्थ की तरफ देखोगे तो आपको सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज, कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में डाउट डाल दीजिए, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, ये वाला भी एक पार्ट देख लो, क्या था ये, द इंडिपेंडेंस डे प्लस 26 जनवरी 1930, जो मैंने इस वाले पार्ट में आपको कवर करवाया है, ये वही चीज है आपकी स्वराज को लेकर, ठीक है। सो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही करेंगे। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जब आप एक एक लाइन को पढ़ते हो ना तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है। यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, कहीं से नहीं बनते हैं। एंड पेपर में आपको फिर लगता है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, यहीं से होते हैं बच्चे। जब आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हो ना, एक एक लाइन को अच्छे से समझते हो, तो डेफिनेटली यू आर एबल टू गिव द आंसर्स इन योर एग्जाम, ठीक है। एक नोटबुक लगा लो, उसमें छोटी छोटी डेट्स को, उसके आगे सामने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, वन लाइनर्स लिखा करो, ठीक है। इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू राइट डाउन योर वन लाइनर्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको वन लाइनर्स की वीडियो अलग से चाहिए, सो आई विल वर्क ऑन दी वन लाइनर्स टू फ्रॉम द चैप्टर, ओके। So that's it for the session, and we'll meet you up in the next session. Stay tuned for the next session. Okay, goodbye.